लीजिए सुनिए दुखम सुखम उपन्यास का 11वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। लाला नत्थीमल का कुनबा जब से इस नए मकान में आया था, उसका दिनमान कुछ बदल गया था। अब घर के लोग बार बार बैठक की दीवार घड़ी देखने नहीं दौड़ते। यह मकान नानक नगर में स्टेशन के करीब बना था। यहाँ गाड़ियों के आने जाने से समय की सूचना मिलती रहती। विद्यावती गर्मी भर छत पर छिड़काव कर सबके बिस्तर लगवाती। वहीं एक तरफ खाना बना हुआ रखा रहता। शाम 7 बजे की डाक गाड़ी धड़ धड़ निकल जाती, तब वे सब ब्यालू कर लेते। रात ठीक 9 बजे फ्रंटियर मेल का काला इंजन अपनी भट्टा जैसी आंख लपलपाते और चिंगाड़ते हुए गुजरता। तब विद्यावती कहती, कभी लगता है आज भी नहीं आए हो, चल छोरियों सो जाओ। बेबी मुन्नी सबको अपने पास समेट कर वे लेट जाती। बेबी कहती, दादी चतुर कौवे की कहानी सुनाओ। मोए नहीं दा रही है, दादी कहती। मुन्नी दादी की टांग पर अपनी नन्ही टांग चढ़ाकर कहती, नहीं दादी कहानी। विद्यावती निहाल हो जाती और कहानी सुनाती। लाला नत्थीमल छत पर सोना पसंद नहीं करते। उनका ख्याल था कि छत पर सुबह मक्खियां परेशान करती हैं, फिर जो हवा छत पर मिले है वो तो आंगन में भी मिल जावे है। वे खाना खाकर नीचे चले जाती। उनकी चिंता यह भी रहती कि घर का कुछ सामान नीचे खुला पड़ा है, ऐसे में छत पर चढ़कर सोना मूर्खता के सिवा है और कुछ नहीं। लेकिन आंगन में लेटे हुए भी जब तक उन्हें नींद न आती, वे कान से छत की बातचीत सुनते रहते। कभी नीचे से ही बमक पड़ते, विद्यावती तूने बात तो बताई ना है। इसलिए विद्यावती अपनी आवाज दबाकर कहानी सुनाती। कभी वे बच्चों की फरमाइश के अनुसार कहानी सुनाती और कभी बच्चे सुनी हुई कहानी को फिर से सुनना चाहते। मुन्नी ने अभी तक पैदल चलना शुरू नहीं किया था। उसकी टांगों में ताकत नहीं थी। घर के सब बड़े बच्चे उसे मालगाड़ी कहते और उसके सामने एक दूसरे की कमीज पकड़कर धीमे धीमे कहते, छुक छुक छुक। तब बेबी उसके पास जाकर अपनी नन्ही बाहों से छाए बना लेती और कहती, मेरी मुन्नी को चिल्लाओ मत, मैं मालूंगी। नानक नगर वाले मकान की दाहिनी ओर के 2 कमरों का हिस्सा लाला नत्थीमल ने एक वैद्य जी को किराए पर दे दिया था। वैद्य जी ने एक कमरे में पुनर्वा साइन बोर्ड से अपनी पुरानी प्रैक्टिस की नई शुरुआत की। उनके आने से यह आराम हो गया कि परिवार में छोटी मोटी तकलीफों के लिए तुरंत दवाई वैद्य जी से मिल जाती। विद्यावती की पीठ का फोड़ा जब जब पनपता, वैद्य जी ने नासूर देखकर एक भूरे रंग के पाउडर की खुराक खाने को दी, मल्लम की डिब्बी लगाने को। जब विद्यावती नियम से दवा खा और लगा लेती तो उन्हें फोड़े में आराम आ जाता, लेकिन दवा लेने में वे बेहद अनियमित थी। अगर भगवती याद न रखे तो वे दवा लेना भूल जाती और फोड़े में फिर चीस उठ जाती। वैद्य जी के बच्चे अभी छोटे थे। उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता था। उनकी पत्नी विशाखा अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन 3 बच्चों से इतनी अकबकाई रहती कि उसे कभी पड़ोस में बैठने बतियाने की फुर्सत न मिलती। विद्यावती को यह शिकायत रहती कि घर में उन्हें मुंह बांधकर बैठना पड़ता है। लाला नत्थीमल मगन थे कि वैद्य जी ठीक पहली को उनके हाथ में किराए के 20 रुपए रख देते हैं। सबसे पहले बच्चों ने आपस की दूरियां खत्म की। वैद्य जी की बिटिया पूजा बेबी की उम्र की थी। उसकी गेंद लुढ़कती हुई आंगन की नाली में पहुंच गई। बेबी ने नाली से गेंद निकालकर पूजा को दी और दोनों ने एक दूसरे को नाम बताया। बेबी अपना नाम प्रतिभा बोल नहीं पाती थी। कोई उससे नाम पूछे तो कहती पपीता। सुनने वाला अगर हंस पड़ता तो वह रोने लगती। पूजा का उच्चारण साफ था, लेकिन वह उसे बेबी कहने लगी। पूजा के दोनों भाई हेमंत और वसंत उससे छोटे थे। मुन्नी 2 साल की होकर भी अभी पैदल नहीं चल पाती थी। वह घिसट घिसट कर बड़ी बहन के पीछे चल पड़ती। जब उसे आंगन में बैठाया जाता तो वह घुटनों के बल वैद्य जी के घर चली जाती। एक शाम मुन्नी इसी तरह वैद्य जी के कमरे में पहुंच गई, जहां उनके तीनों बच्चे चेचक के प्रकोप से पीड़ित एक ही बिस्तर पर पड़े थे। विशाखा ने बच्ची को कमरे में आने से रोकने की कोशिश की, पर जमीन पर लगे बिस्तर पर मुन्नी झट से सरक आई। वह बच्चे को छूकर जगाने लगी। भैया उठो उठो। विशाखा ने उसे गोद में भरकर इंदु के पास पहुंचा दिया। दीदी इसे संभाल लो, हमारे बच्चे बुखार में तप रहे हैं, उसने कहा। इंदु ने पूछा, कैसा बुखार है? क्या पता, मियादी लगे जने हैं। विशाखा चेचक वाली बात छुपा गई। तीसरे दिन मुन्नी के पेट पर लाल रंग की मरोरियां उभर आई और देखते देखते बदन तपने लगा और शाम तक बच्ची निढाल हो गई। विद्यावती बोली, इंदी लाली को तो शीतल माता आए लगे है। इंदु का जी धक से रह गया। उसे लगा हो न हो वैद्य जी के घर से ही छूत आई है। उसने अपना खटका सास को बताया। विद्यावती दंदनाती वैद्य जी के घर में घुस गई। विशाखा बच्चों को खुरंडों पर चंदन के तेल रुई के फाय से लगा रही थी। विद्यावती ने कहा,
जो वैद्य जी, आप यही घर मिलो तो बीमारी फैलाने को बता नहीं सकते थे हमारी लल्ली को माता नहीं कराई, इसका हर्जाना कौन भरेगो? वैद्य जी बोले, हम तो पहले से ही परेशान है, तीनों बच्चे बीमार पड़े हैं, आप अपने बच्चन को संभाल कर रखें। इंदु के पास भाई की दी हुई दवाओं की पुड़िया थी। उसकी समझ नहीं आया इतने छोटे बच्चे को कितनी खुराक दवा दी जाए। उन लोगों ने घर में नीम का धुआं किया। लाल दवाई से बच्ची के हाथ पैर और पेट पहुंचे, पर बदन पर दाने फैलते चले गए। बच्ची के मुंह, कान, जीभ, आंख से लेकर पैरे के तलवे तक में दाने फबद आए। लाला जी भी मुन्नी की बीमारी से घबरा गए। डॉक्टर टोपा को फीस देकर घर बुलाया गया। उसने कहा, अब तो रोग ने पकड़ लिया, बच्चे के आसपास सफाई रखें, बाकी बच्चों को दूर सुलाएं। बड़े जोर से चेचक निकली है, इसमें यह बच्ची अंधी, बहरी, गूंगी कुछ भी हो सकती है। बुखार कम करने की दवा भिजवा देता हूँ, तब तक सिर पर गीली पट्टी रखें। अब असली दिक्कत थी बेबी को अलग रखने की। वह बार बार मुन्नी के पास जाने की जिद करती और तंग आकर यह तय किया गया कि बेबी को लीला बुआ के पास भेज दिया जाए। वह लीला से हिली हुई थी, पर फिर बिल्लू, गिल्लू और दीपक के साथ उसका मन भी लग जाएगा। दादाजी ने एक पोस्ट कार्ड कवि को डालकर जता दिया कि बच्ची बीमार है। इंदु को जैसे कारावास हो गया। उसके कपड़े, बर्तन सब अलग कर दिए गए। लाला जी ने वैद्य जी से हाथ जोड़ दिए। वैद्य जी, आप मकान खाली कर दें, हमारा छोरा बहुत नाराज हो रहा है। वैद्य जी ने कहा, लाला जी अब तो बच्चे ठीक हो रहे हैं, अब बच्चे हैं, हारी बीमारी तो लगी ही रहेगी। वैसे भी अब हमें जगह छोटी पड़ रही है। लाला जी बोले, देखिए दवा खाने की जगह रोज नहीं बदली जाती, आप कहें तो मैं किराया बढ़ा देता हूँ। नहीं वैद्य जी, आप हमें माफ करें, जयराम जी की, लाला जी ने जी खड़ा करके कहा। वैद्य जी के मकान खाली करने पर इन कमरों में नीला तोता डालकर पुताई कराई गई। वहाँ हवन हुआ, उसके बाद ही वहाँ घर का सामान रखा गया। जब कवि मोहन घर आया, मुन्नी का बुखार कम हो गया था, लेकिन चेचक के दाने फुंसी फोड़ों में बदल गए थे। एक बार को कवि अपनी बच्ची को पहचान ही नहीं पाया। पहले से दुबली मुन्नी अब सूखकर कंकाल मात्र रह गई थी। उसकी बोलने सुनने की सामर्थ्य जैसे लुप्त हो गई, और उसके साथ साथ इंदु भी सूखकर कांटा बन गई थी। पहले कवि मोहन खिन हुआ, फिर अवसन, उसके बाद यह एकाएक फट पड़ा। जीजी, मैं इन लोगों को कौन भरोसे छोड़ गया था, आपके ना। इनकी जेगत बना दी। मैं आधी तनख्वाह दादाजी को भेजता रहा, चाहे मेरे की इन्हें रोटी मिलती रहे। बहू ना दे पाई तुम, इससे तो अच्छा होता इन्हें फूक पा जाकर मोए बुलाती। अब पिता सामने है तो ये अपनी धी लुगाई देखिए, तूने मैया का जीवन ना देखो है, छोरी के लिए व्रत उपास करके छटांग की रह गई है। हमने तो भैया छोरा छोरी में कुछ फर्क ना कियो है, पूछ लो बाकी मैया से। माता आए गई तो हम क्या करें, हमसे पूछ कर तो नहीं आए। विद्यावती को थोड़ा ढांढस बजा, बोली, डॉक्टर हम बुलाए, पसौड़ा हम पूजे, नजर हम उतरवाए, पूछ लो या बहू से कौन जतन नहीं किए। वाकई पिछले 4 दिनों से दादी रोज सुबह मुन्नी के कान के पास ले जाकर थाली बजाती और कहती, मुन्नी उठ लाली, देख भगवान भास्कर कह गए हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। असहाय आक्रोश से बल बलाते कवि मोहन ने अपना कुर्ता कंधे पर से चीरकर तार तार कर डाला। तुम ही बताओ जीजी, दादाजी, मैं नौकरी करूं या बच्चे पालूं। कई दिनों बाद रात में नहाकर इंदु पति के कमरे में आई। हथेलियों की कैंची बना सिर के नीचे रखकर कवि छत की कड़ियां ताक रहा था। चिंतामग्न कवि की इस मुद्रा से पत्नी अच्छी तरह परिचित है। गिले शिकवों से गले गले भरी इंदु के पास धीरज की जमा पूंजी निशेष हो चुकी थी। इस वक्त उसे यही लग रहा था कि पति ने उसे गुलामी के गहरे गड्ढे में कर अपनी आजादी कमाई है। छठे छमासे आकर डांट डपट करने के सिवा कौन जिम्मेदारी निभाते हैं ये। क्रोध के अतिरेक के बाद कवि का मन वैरागी होने लगा। वहां से भाग भाग कर क्यों आता है और यहाँ एक पल का चैन नहीं। यह घर उसकी उड़ान को अवरुद्ध करता है। इस विशालकाय मकान में ज्यादा गुंजाइश उस आधे कमरे में है जो उसने कूचापातीराम में ले रखा है। वहां वह अपने जब चाहे डायरी उठाकर कविता लिख सकता है और जब चाहे बिजली का खटका दबाकर पुस्तक पढ़ सकता है। किताबों से भरी एक अलमारी उसके पास है, और यह स्त्री जिसका नाम इंदु है, अगर उसे नहीं समझेगी तो जरूर पीछे छूट जाएगी। उसके सामने प्रगति का अनंत आकाश है और यहाँ घर के लोग उसे पीछे धकेलते हैं। इंदु पति का मनोविज्ञान पहचान कर बोली, मुन्नी रात में रोती है, मैं उसके पास जाती हूँ। बगल में पड़ी चारपाई पर मुन्नी सो रही थी, वहीं इंदु जाकर लेट गई। शरीर की अनिवार्यता रात के एक लम्हे में उन्हें पास लाई, लेकिन उसके बाद वे अपने अपने बिस्तर पर कैद हो गए। सुबह उठते ही कवि को दिल्ली के 10 काम याद आ गए।
माँ बाप ने बार बार कहा कि एक दिन रुक जा, कभी नहीं माना। उसकी दलील थी, जो होना था सो तो हो गया, मेरे किए अब कुछ ना होगा। स्टेशन जाते समय उसने तांगा गली रवालिया की तरफ मोड़ लिया। बेबी घर के सामने इक्कड़ दुक्कड़ खेल रही थी। उसने उसे प्यार किया और हाथ में 5 का नोट रखा और बिल्लू गिल्लू व दीपक को प्यार कर चला गया। ताज्जुब कि परिवार से अलग होकर उसे तसल्ली का एहसास हुआ। ये आजादी के बाद के दिनों की दिल्ली थी। इसका प्रधान रंग तिरंगा था। लाल किले पर आजाद भारत का परचम शान से लहरा रहा था। कॉलेज में कवि के जीवन में कुहू वहीं तक थी जहां इंदु उसे अकेला छोड़ती। उसके मन में एक बुद्धिजीवी साथी की ललक बनी हुई थी। उसे लगता उसके पहलू में कोई हो जो उसके सपने और सरोकार समझे, जिसे वह अपने मन का साथी बनाए और जिसके लिए उसकी खुशी अहम हो। कॉलेज में फ्री पीरियड के दौरान उन दोनों में वार्तालाप तो अक्सर होता, पर वह संवाद से ज्यादा विवाद की शक्ल ले लेता। बल्कि अब तो बाकी अध्यापक बाकायदा इंतजार करते कि इनकी बहस छिड़े तो उनका भी वक्त कटे। सबसे पहले विवाद का विषय तो यही हो जाता कि आज चाय मंगवाई जाए या कॉफी। कुहू को कॉफी पसंद थी और कवि चाय प्रेमी था। वह कहता, कैंटीन वाले को कॉफी बनानी नहीं आती। कुहू कहती, यहाँ की चाय तो और भी रद्दी है। स्टाफ रूम में मौजूद मेहरोत्रा कहता, फिजूल झगड़ रहे हो, जिसे चाय पीनी है चाय मंगाए और जिसे कॉफी पीनी है कॉफी। और किंतु कुहू मन मारकर चाय पी लेती। कभी कभी साहित्य के प्रश्नों पर भी बहस छिड़ जाती और जो कई दिनों तक चलती ही रहती। कभी कभी कवि को ऐसा लगता कि कुहू शायद उसे अविवाहित मानकर चल रही है। वैसे कॉलेज में अब्दुल, अपूर्व और कई साथियों को पता था कि वह विवाहित है, पर उन सबसे कुहू की कोई मित्रता भी नहीं थी। यह कुहू का बोलापन था अथवा कवि का काइयापन कि अब तक वह अपने विवाहित होने की जानकारी उसे नहीं दे सका। वह अपने को रोज यही बुलावा देता रहा कि बिना किसी संदर्भ और प्रसंग के वह कैसे कुहू से कह सकता था कि वह बाल बच्चेदार आदमी है। तुम अपना संभावित साथी मुझे मत समझो। कवि ने तय किया कि वह किसी भी तरह कुहू को जता देगा कि उसके परिवार में कौन कौन है। काश उसके पास इंदु और बच्चों की कोई तस्वीर होती तो उसका काम आसान हो जाता। वह किताब में से तस्वीर गिरा देता और उठाते हुए कहता, देखो कुहू, मेरा प्यारा परिवार, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि नरगिस निम्मी उसके आगे पानी भरे, और ये है मेरी बच्चियां। लेकिन तस्वीर के बिना कवि उन्हें तस्वीर से भी कहीं ज्यादा सप्राण सुंदर और आत्मीय बना देगा, वह जानता था। कवि को उस परिवार का बेतकल्लुफ भाव पसंद था। वहां सब सदस्यों का आपस में सहज संवाद था। बल्कि उसके पिता स्वयं कहते, कवि, इस पूजों पर तुम हमारे साथ कोलकाता चलो, बहुत अच्छा लगेगा। घर की हदों में कुहू भी एकदम अलग किस्म की लड़की बन जाती। उस परिवार के ताने बाने में कवि एक सदस्य की तरह स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ तक कि कवि को बोलचाल की बंगला भी समझ आने लगी थी। वह रविंद्रनाथ ठाकुर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखित प्राइमर खरीद लाया था। रात जब आखिरी बस से 10 बजे जाने को कहता तो कुहू उसे छोड़ने फाटक तक आती और व्यग्रता से पूछती, फिर कब आओगे? थोड़ी देर दोनों ठिठके खड़े रहते। कवि को याद आया कि एक दिन कुहू की माँ ने कहा था, ये लड़की को भी एकदम पागल है, इधर बंगाली मार्केट में नहीं उधर करोल बाग जाकर शॉपिंग करना बोलती, तुम इसको ले जाओ, हम तो कभी करोल बाग गया नहीं। एक इतवार को वे दोनों करोल बाग गए थे। कुहू चिड़िया की तरह चहक रही थी। उसने सलवार सूट का कपड़ा, पाउडर, शमीज, छोटे टावल और मेवे खरीदे। फिर बोली, अरे मुझे बॉबी पिन्स और क्लिप खरीदने थे, वह तो भूल ही गई। वह बाँह पकड़कर इस तरह से घसीटती हुई वापस चल पड़ी मार्केट की और जहाँ नुक्कड़ पर क्लिप वाला और चाट पकौड़ी वाला बैठा था। जब कुहू ने बालों में तरह तरह के ढेर सारे क्लिप्स और पिन खरीदे, कवि ने भी 3 जोड़ी सुंदर से क्लिप्स खरीद लिए थे। कुहू ने शरारत से कहा, अपनी 3 गर्लफ्रेंड्स के लिए? कवि ने सक पकाकर कहा, नहीं, 3 बहनों के लिए। उस क्षण कवि बता सकता था कि यह सौगात अपनी पत्नी के लिए खरीद रहा है, लेकिन उसमें नैतिक साहस ना हुआ। उसे बहनों का नाम लेना सर्वथा सुरक्षित लगा। रात में इन बातों की निष्प्रयोजनता कवि के सामने खुलती जा रही थी। वह तय कर रहा था कि उसे यह खबर पहले कुहू परिवार को देनी चाहिए अथवा कुहू को। कभी यह सोचता कि कुहू को बताना चाहिए, क्योंकि परिवार को तो वह कुहू के माध्यम से ही जान पाया है। इन्हीं द्वंद्वों में फंसा जब कवि कॉलेज पहुंचा तो आज कुहू आई नहीं। कवि कुछ प्रकृतिस्थ होकर स्टाफ रूम में अपनी कुर्सी पर बैठ गया कि कुछ देर बाद हेड ने बताया कि कोहली भट्टाचार्य के फादर को हार्ट अटैक हो गया। उसका फोन आया था।
कवि को हैरानी, कब की बात है? लास्ट नाइट बताया था उसने। कवि मोहन ने किसी तरह एक पीरियड कर लिया, फिर वह बंगाली मार्केट की तरफ चल पड़ा। घर पर ताला लगा था, शायद सब जीवन हॉस्पिटल गए थे। सघन चिकित्सा कक्ष के बाहर गलियारे में बेंच पर चिंता मग्न बैठे 3 चेहरे माँ देवाशीष और कुहू के थे। उन्हीं से कवि को पता लगा कि रात खाने के बाद पिताजी को यकायक बेचैनी हुई और बाह में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश हो गए। डॉक्टर आहूजा को बुलाकर दिखाया तो उन्होंने इन्हें हॉस्पिटल लाने की सलाह दी। गंभीर हार्ट अटैक था, इस वक्त दवाओं के असर से बेसुध है। मौजूदा हालात में पिताजी की देखभाल के अलावा और किसी विषय पर बातचीत का सवाल ही नहीं था। कॉलेज के कुछ और लोग भी उन्हें देखने आए, लेकिन कवि पर उनके पास बैठने की बाकायदा ड्यूटी लगी थी। कुहू के चाचा का परिवार कलकत्ते से 2 दिनों के लिए आकर बीमार का हाल दे गया। सेवा का असली वजन घर के लोगों पर ही था और कवि भी अब घर का हिस्सा समझा जाने लगा। एक शाम वह भट्टाचार्य जी के पास बैठकर किताब पढ़ा के था कि तभी नर्स ने आकर उनका रक्तचाप जांचा। वह कवि से मुस्कुराकर बोली, आपके फादर हैं? नहीं, फादर जैसे। फादर इन लॉ? नहीं नहीं, माय फ्रेंड्स फादर। नर्स के जाने के बाद कवि भट्टाचार्य जी को फलों का रस पिला रहा था। उन्होंने अचानक कहा, को भी हमें लगता है हम लड़की का बीए कर दें। कवि को समझ नहीं आया वे क्या कह रहे हैं। उसे प्राइमर से तो पता चल गया था कि बोई का मतलब किताब होता है, पर बीए का मतलब नहीं जानता था। भट्टाचार्य जी कहने लगे, रिटायर होकर सोचता था सब काम धीरे धीरे करेगा, किंतु अब तबीयत बोलता है तड़पड़ करना है, ताड़ाताड़ी। अरे सब हो जाएगा, आप पहले स्वस्थ होकर घर तो पहुंचे। कवि ने उनको शांत किया। उसे आभास हुआ कि उनका मतलब कुहू की शादी से है। वह यह मौका नहीं था जब कवि इस सत्य का उद्घाटन करता कि वह विवाहित है, 2 बच्चों का पिता है। एक इंसान की जान पर बनी थी और अगले 4 घंटे उनकी सेवा का भार कवि पर था। जब कुहू रात के लिए थर्मस में दूध लेकर हॉस्पिटल आई तो कभी यह न पूछ सका कि कुहू बीए का मतलब क्या होता है। अपने कमरे के एकांत में बिस्तर पर थके हारे लेटे हुए कवि को बड़े तीखेपन से लग रहा था, भारतीय समाज पुरुषों के प्रति कम क्रूर नहीं रहा। क्यों नहीं समाज में कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह स्थापित किए जिनको धारण करने से पुरुषों का विवाहित होना जाहिर हो जाता। कम से कम स्त्रियों को यह छूट तो है कि वे मंगलसूत्र, सिंदूर, आलता, बिंदी के सहारे अपने विवाहित होने का सबूत पेश करती हैं, किंतु पुरुष के सर्वांग पर कहीं नहीं लिखा होता है कि वह विवाहित है या अविवाहित। करवट बदलते बदलते जब कवि को नींद न आई तो वह कागज कलम लेकर बैठ गया। उसने लिखना शुरू किया, मेरी दोस्त कुहू। फिर कुछ सोचकर शब्द काट दिया, मेरी दोस्त कुहू, उसे क्या हक है कुहू को मेरी कहने का। आगे उसने लिखा, तुम सोचो कि जब मैं रोज इतने घंटे तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होता हूँ तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है। आज अस्पताल में पिताजी को यकायक तुम्हारी फिक्र होने लगी। उन्होंने कहा कि वे तुम्हारा बीए कर दे। बंगला सहज ज्ञान पोथी बीए शब्द का अर्थ तो नहीं समझ पा रहा हूँ, किंतु उनका तात्पर्य शायद तुम्हारे विवाह से है। इसके लिए पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। तुम जैसी सहज, सजग और प्रखर तुम अपने अनुरूप साथी ढूंढने का काम सबसे सही तरीके से कर सकती हो। अपने आसपास साथियों पर नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे कोई तुम्हारे योग्य नहीं लगता। काश तुम मुझे 5 साल पहले मिल रही होती, तब मैं अपना नया उज्जवल प्रथम उल्लास तुम्हें अर्पित करता। अब तो मेरी दशा कुछ कुछ एलियट की कविता की शुरुआत जैसी है। मेरी पत्नी इंदु सुंदर और अच्छी है, लेकिन मेरे विचार लोक में प्रविष्ट नहीं है। उसे अधिक शिक्षित करने का मुझे समय और अवसर नहीं मिला। इस पत्र को लिखते हुए मैं एक साथ चिंतातुर और चिंतामुक्त दोनों हो रहा। तुम समझ सकती हो, तुम्हारा कवि मोहन। पत्र पढ़ा, पर कवि उसे एक बार पढ़ गया। अब उसने संबोधन में से 2 शब्द भी काट दिया। मेरी दोस्त कुहू के अलावा सिर्फ बचा रहा कुहू। अंत में वह भी काटना पड़ा, तुम्हारा। उसने दूसरी बार पत्र पढ़ा। कटे हुए शब्द लाशों की तरह पृष्ठ पर पड़े थे। कवि चाहता तो चिट्ठी दोबारा नए कागज पर लिख सकता था, पर उसकी आदत थी वह कोई भी चीज बस एक बार लिखता, कविता से लेकर लेख तक। हाँ, कागज पर उतरने से पहले पंक्तियां उसके मन मस्तिष्क में उमड़ती रहती। पत्र को मोड़कर उसने लिफाफे में डाला। लिफाफे के ऊपर कुहू का नाम लिखते हुए हाथ कुछ कांप गया। दूसरा लिफाफा लंबा था, रचनाएं भेजने वाला। उसमें निजी खत डालना अच्छा नहीं लगता। कवि ने मेज पर चिट्ठी छोड़ी, उसके ऊपर पेन रखा। सोचा सुबह दूसरा लिफाफा लेकर नाम नए सिरे से लिख देगा। आमतौर से कवि देर से सोकर उठता और हड़बड़ी में तैयार होकर कॉलेज चल जाता। आज सुबह सुबह हल्की फड़फड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। उसने पाया खिड़की से आ रही हवा से कलम के नीचे दबा कागज रह रहकर फड़फड़ा रहा है, कह रहा मुझे संभाल लो। कवि ने भां बढ़ाकर चिट्ठी उठा ली, चिट्ठी पर नजर डाली। थोड़ा असंतोष हुआ। उसे लगा चिट्ठी अधूरी है। उसने पुनश्य लिखकर उसमें जोड़ा,
आज मुझे तुम्हारे प्रिय कवि शैली की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जब तक कमरे में चिट्ठी रखी रही, कवि मोहन को चुनौती देती रही। उसे लग रहा था कि यह चिट्ठी उसे अंगूठा दिखा रही है कि तुम मुझे डाक में नहीं डालोगे, तुम्हें बंगाली मार्केट का पता भूल जाएगा। तुम्हारे पास ना लिफाफा है ना डाक टिकट। तुम इस शहर में अपनी एकमात्र दोस्त को अपनी बेवकूफ़ी से खो दोगे। तुम्हारा नाम कवि मोहन नहीं, मूर्ख मोहन है। कवि से ना नाश्ता खाया गया ना खाना। वह कॉलेज भी नहीं गया, उसने अखबार भी नहीं पढ़ा। उसके दिमाग में आंधी चलती रही, किस मुंह से वह कॉलेज जाता रहेगा। क्या कुहू उसे क्षमा करेगी और उसका परिवार? आखिरकार सत्य का बोझ और अधिक सहना कवि के लिए असहनीय हो गया और शाम 5 बजे वह चिट्ठी डाक पेटी में छोड़ आया।